Great. Welcome everyone. Good afternoon. Jai Hind. बहुत बढ़िया. Great. तो उनका टॉपिक ले सर आप हम लाए हैं फंडामेंटल राइट खत्म. अब हम करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर. तो मैं इंतजार करूंगा सब लोगों का. लेट पीपल ज्वाइन इन. We'll wait for 5 minutes. Let people join in. Great. All right. Good afternoon. Welcome everyone. तो में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे. जो डाउट्स आ रहे हैं उनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे. अभी के लिए सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान दो. ओके, वी विल हैव अ सेपरेट डाउट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू so that you can understand this. सब्जेक्ट पहले समझ में आ जाए, बाद में ये सब होता रहे. We can do these doubts etc. at a later stage. कबीर बड़े दिनों बाद. जय हिंद कबीर. वेलकम. Great, great, great. Just give me 2 minutes. I'll just upload the PDF. Thank you, Niharika. God bless you. Thank you. All right. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. Everyone, get ready. So as I told you, इस टॉपिक में पूरा इंडिया का इतिहास, पॉलिटिक्स, ड्रामा, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको. So be very very careful at the end of this class. I'm sure that तुम जिस भी लेवल ऑफ पॉलिटी पे हो, जिस भी लेवल ऑफ पॉलिटी पे हो, वहां से तुम्हें जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा. दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस एंड जिसने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बता दिया था. सो लेट अस अंडरस्टैंड इसी क्लास में. ओके, और बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो सर हमारे टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ था? हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था सर कि हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक साइड पर लिखा हुआ है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को तुम ना वायोलेट कर सकते हो, ना अब्रेज कर सकते हो, ना कॉन्ट्रोविंग कर सकते हो. कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते, कोई ऐसा अमेंडमेंट एक्शन बाय लॉज ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकते जो आर्टिकल 13 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे. ऑन द कॉन्ट्ररी इज आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज अपोज टू दैट वहां पर लिखा है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, इन दोनों के बीच में इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है. इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करने का नाम इस पूरी पिक्चर की कहानी का सार है और इसको ही अंत करेंगे हम विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. सबको यहां तक क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर एब्सोल्युटली टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ दिस पार्ट? यस सर, आगे चलते हैं. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि ये एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं. देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट सर किसी को पता नहीं चला. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ था पहले दिन से, 368 में भी लिखा हुआ था पहले दिन से, बट किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी. आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई. अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज नोटिस कैसे हुई कि ये कॉन्फ्लिक्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये नोटिस कैसे हुआ
इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं तुम्हें टाइम मशीन में बिठाऊंगा। मेरे पास एक टाइम मशीन है, ओहो, उसमें पेट्रोल डालो, जिस मर्जी टाइम पे चले जाता, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बैठोगे तुमने? देखो इतनी महंगी पेट्रोल के जमाने में मैं तुमको अपनी गाड़ी में फोकट में बिठा रही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके सर, ठीक है सर। तो 1947 में ओके इंडिया आजाद हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। वाह सर, मतलब हमारा जन्म सिद्ध हो गया सर, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। वाह सर, मतलब हमारा जन्म सिद्ध हो गया सर, मतलब ओके 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। ओके एक्चुअली पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, फिर हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब इंडिया आजाद हो गया और हमारे पास 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो हमारा लीडरशिप वाज इन द हैंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के ऊपर बहुत मेजर कठिन स्थितियां थी। क्या कठिन स्थितियां थी सर? कठिन स्थितियां ये थी ओके दैट हमारे पास इंडिया उस टाइम पे बहुत ही पुअर कंट्री था। यस सर, इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री। इंडिया अमंग्स वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक था और इंडिया की सिचुएशन बड़ी ही, अंग्रेजों ने जब इंडिया को छोड़ा ना, बड़ा बुरे हाल में छोड़ा। तो नेहरू जी ने इंडियंस को बोला, डियर इंडियंस, घबराओ मत, बिल्कुल घबराने का नहीं, घाबरू नको। ओके हम ना फटाफट बनाएंगे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, डैम्स, अपन बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और अपन पैसा कमाएंगे बहुत सारा, और इंडिया फिर बहुत जल्दी रिच हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। ओके चिंता मत करो। मैंने नेहरू जी को फोन किया, मैंने कहा नेहरू जी थैंक यू, तो आपने बोला फैक्ट्रीज बनाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, फलान ढिमकान सब कुछ होगा। तो नेहरू जी बोले हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा नेहरू जी अभी तो आपने खुद ने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है। तो नेहरू जी ने बोला एक प्रॉब्लम है कि जब हम ये सब कुछ बनाएंगे ना सिद्धार्थ, हम इस सब डेवलपमेंट करने के लिए हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी। हाँ मैंने कहा ये तो सिंपल सी बात है, फैक्ट्रीज बने, इंडस्ट्रीज बनाने, डैम्स बनाने। तो मैंने कहा नेहरू जी प्रॉब्लम क्या है? बोले सिद्धार्थ सारी की सारी जमीन, ज्यादातर जो जमींदार है ना, वो जमींदार के पास है, लैंडलॉर्ड्स के पास है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? तो इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द जमीन जमींदार के पास है, लैंडलॉर्ड्स के पास है। तो लैंड पहले उनसे लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो नेहरू जी जमींदार के पास गए, जमींदार को बोला जमींदार इंडिया है ना बड़ी पुअर कंट्री है, अपन को फैक्ट्रीज बनाने की, इंडस्ट्रीज बनाने की, सब कुछ बनाने का, तू ऐसा कर अपने को लैंड बेच दे, सेल ऑफ योर लैंड। तो जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड्स बोले ऐसा नहीं बाबा, अपन को सब मालूम है, सब व्यापार है। ओके हमको मालूम है तुमको जरूरत है, अगर तुम्हें लैंड लेना है तो हमारे प्राइसेस पर लेना पड़ेगा, अपनी प्राइसेस पे नहीं लेना पड़ेगा। और अपन का प्राइसेस 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है। सो नेहरू जी बोले कैसी बातें करे बाबा तुम लोग, तुमको मालूम है इंडिया को लैंड की जरूरत है। तो जमींदार बोले नहीं बाबा, व्यापार व्यापार होता है बाबा, चाहे जमीन हो चाहे कुछ भी हो, व्यापार व्यापार होता है, हम ऐसे तो नहीं देंगे, हमारी मर्जी होगी, तुम थोड़ा जबरदस्ती हमारा लैंड ले सकते हो। तो जमीन, तो नेहरू जी गुस्सा हो गए। नेहरू जी बोले तुम लोगों ने मेरे को समझ के क्या रखा हुआ है? तुमने अन अकेडमी नहीं ज्वाइन किया? मैं आर्टिकल 12 हूँ, स्टेट हूं मैं। ओ समझ में आ रहा है या नहीं? तुमने अन अकेडमी ज्वाइन किया होता, सिड लाइफ कोड यूज करके, तो तुम्हें पता होता मैं स्टेट हूँ। Parliament of India, Government of India, Legislature of the state, Government of the state, any other authority or local authority within the territory of India or under the control of Government of India. अपन स्टेट है बाबा, अपन ऑर्डर बनाएंगे, लेजिस्लेशन पास करेंगे, एक्शन लेंगे और मैं तुम्हारा लैंड एक्वायर कर लूंगा। बेटा मैं स्टेट हूं। तो जो जमींदार है ना, जमींदार, वो बोले नेहरू जी आपने भी है ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना मांगता है, क्यों? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया हुआ है, उस आर्टिकल का नाम है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? आर्टिकल 31 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास लैंड है, अगर तुम्हारे पास जमीन है, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है एज आर्टिकल 31। सो जो जमींदार लोग हैं ना, उन लोगों ने नेहरू जी को बोला नेहरू जी प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अगर आपने कोई ऑर्डर, कोई लेजिस्लेशन, कोई अमेंडमेंट, कोई एक्शन पास किया जिससे तुमने जबरदस्ती मेरा लैंड एक्वायर करने की कोशिश की, तो ये मेरा वायोलेशन, अब्रिजमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 31 है। अपन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अपन जाएंगे हाई कोर्ट, वो यूटिलाइज करेंगे जुडिशियल रिव्यू, और तुम्हारा ये ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। बल्ले बल्ले, चप्पा चप्पा रखा चले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? गलती से भी सोचना भी मत ये करने को। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
तो पहला सिचुएशन हो गया सर, नेहरू जी को लैंड लॉस पास करने थे और प्रॉब्लम थी आर्टिकल 31। सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया? यस और नो? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? बिल्कुल समझ। तो क्या हुआ सर? ये तो सर बड़ी कठिन वाली स्थिति हो गई। तो नेहरू जी बड़े ही कठिन वाली स्थिति में पहुंच गए। नेहरू जी अपने परम मित्र के पास पहुंचे, बाबा साहेब के पास, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बोला, भाई ये क्या लिख दिया है, अब मैं कैसे आर्टिकल 31 को पार लगाऊं? आर्टिकल 31 होते हुए मैं लैंड लॉस नहीं बना सकता, लैंड लॉस नहीं होगा तो मैं लैंड नहीं मिलेगा, लैंड नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी, फैक्ट्री नहीं बनेगी, डैम्स नहीं बनेंगे, आप लोग पुअर रह जाएंगे। कुछ तरी करने का ना बाबा, कैसे करने का? तो बाबा साहब ने बोला, कुछ भी चिंता करते हो आप, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड कर डालते हैं। And that is why the first constitutional amendment act of 1951 was passed. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सर चिंता नहीं करने का, हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 पास किया ताकि हम आर्टिकल 31 को बाईपास करके निकल जाए। Are you understanding? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में आपने क्या पास किया? जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा चिल्ला चिल्ला के बोलना स्टार्ट करो, चिल्लाना स्टार्ट करो। अच्छा सर, सब पड़ोसी जाग जाएंगे, दोपहर का टाइम है, सब लोग सो रहे, बहुत गर्मी है, फिर भी चिल्लाओ। ओके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमने बना इंसर्ट किया आर्टिकल 31 कैपिटल ए। ओके, फिर हमने एक और आर्टिकल डाला, आर्टिकल 31 कैपिटल बी, और हमने एक और शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल का नाम था 9th शेड्यूल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्या क्या डाला गया? वैसे तो बहुत कुछ और भी डाला गया था, लेकिन विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 31 हमने डाला आर्टिकल 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल। चिल्ला रहे हो कि नहीं चिल्ला रहे? सर चिल्ला रहे सर, जोर से चिल्लाओ। 9th शेड्यूल। सर मम्मी आ गई रूम में, 2 थप्पड़ मार के जाएगी। क्या चिल्ला रहा है? 9th। ओके, हाथ धो गया, कॉलेज में है तू, 9th में थोड़ना है, पूरा बात बोलनी चाहिए ना। 9th शेड्यूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? सर मम्मी ने चित्तर मार के जानी है, हाथ धोगे सर। ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो 31A, 31B एंड द 9th शेड्यूल। गला बैठ गया चिल्ला के? ओहो, खड़े होके चिल्लाना था, हाथ धोगे तुम्हारी भी यार, बैठ के क्यों चिल्लाया तुमने? ओके, खड़े होके चिल्लाओ जोर से। ऑलराइट। और अगर हमारे बीच में कोई ऐसे नादान परिंदे हैं जो देश की इकोनॉमी में 100 रुपया कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो 31 कैपिटल ए मत लिखना, स्मॉल ए लिखना। स्मॉल ए लिखते ही तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो देश के एक्सचेकर में काम आएगा, क्योंकि तुम यूपीएससी का अगली बार फॉर्म भरोगे। और जो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते वो 31 कैपिटल ए लिखें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, इसका मतलब होता है अमेंडमेंट होना। ओके, स्मॉल लिखते हैं उसका मतलब होता है सब क्लॉज होना। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो 31A क्या है? मैं तो बड़ा अच्छे से याद रखता हूँ। ए को ए से याद रखना, क्या? जैसे ए फॉर एप्पल याद रखते हैं ना, वैसे ए फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म्स याद रखना। क्या याद रखना सर? ए फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म्स। इतने प्यार से तुमको अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाया होता ना, तो तुम अब तक चार्ल्स डिकेंस बन चुके होते। ओके सर, सो ये है सर ए से अग्रेरियन रिफॉर्म्स याद रखना। सर व्हाट डज दैट मीन सर? ए से एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स रखना। इसमें क्या बोला गया? कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि इफ द पार्लियामेंट मेक्स और इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। सर आपको नहीं लगता कि अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक शरीफाना तरीका था लैंड एक्विजिशन बोलने का? बेटा मैं तो बोला हूं ना, मैं तो बोलता नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म्स, then even if it violates or takes away certain fundamental rights, तो even if it takes away certain fundamental rights, it will not be declared as null and void. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा। सर ये देखा नहीं जा रहा? हाँ बेटा यही है। क्या लिखा है? If the state makes any law for agrarian reforms, लिखा क्या है सर? Article 31A, saving of laws providing for acquisition of estates, notwithstanding anything contained in article, no law providing for the acquisition of the state by the state of any estate or rights therein shall be void on the grounds that it is inconsistent with or it takes away or abridges any of the fundamental rights. सर भगवान आपका भला करे, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद पढ़ना पड़ता तो हम तो 2 बार चक्कर खा के गिर जाते सर। ओके, हम तो सर वो सर डीएनएस लगा के होता ना वो, हाँ सर वो बोतल होती है ना, ग्लूकोज की बोतल लगा के पढ़ना पड़ता हमको। अच्छा, हम तो सोचे हम खुद ही रख लेंगे। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? Very good, sir. So it is very, very important on this part. Now,
ये हो गया आर्टिकल 31 कैपिटल ए। यस सर। अब है 31, कहां गया मेरा, अरे गया। दूसरा इस आर्टिकल 31 कैपिटल बी। नाउ 31 कैपिटल बी कुछ और बोला है। यहां पर कौन से लॉज थे, यहां थे एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ओके, यहां पर थे एग्रेरियन रिफॉर्म्स। ये क्या है सर, यहां पर ये है दैट इफ द पार्लियामेंट और द स्टेट मेक्स एनी लॉ, क्या वर्ड यूज किया सर, एनी लॉ, और उसको उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो हमने 9th शेड्यूल क्या होता है, 9th शेड्यूल एक नया तरीके का डब्बा है, लिस्ट है। कोई भी लॉ बना दो ABC XYZ और उसको उठा के 9th शेड्यूल में डाल दो, फिर क्या होगा, ये इनविजिबल हो जाएगा। क्या मतलब सर, इनविजिबल हो जाएगा मतलब मिस्टर इंडिया बन जाएगा। मतलब द कोर्ट्स विल नॉट बी एबल टू इंक्वायर इनटू एनी सच लॉ। अगर तुमने कोई भी लॉ बनाया, एग्रेरियन नहीं, कोई तरी लॉ डालो और उसको 9th शेड्यूल में डालो, तो कोर्ट्स उनको देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो इंक्वायर नहीं कर सकते, जब वो इंक्वायर नहीं कर सकते तो उसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। सर ये तो बहुत ही खतरनाक लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो 31B सेज none of the acts or regulations contained in the 9th schedule shall be void on the grounds that it takes away or abridges any of the fundamental rights। तो बिंदास डाल दो 9th शेड्यूल में जो भी लॉ, वो ऑटोमेटिकली पास होएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो हम लोगों ने कौन कौन से लॉस किए सर, हमने कर लिए क्या क्या डाला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से हमने डाला आर्टिकल 31A, हमने डाला आर्टिकल 31B और हमने डाला 9th शेड्यूल। समझ लो कि नहीं समझ लो, आर यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या वर्ड था, इसमें था अग्रेरियन रिफॉर्म्स। यस सर, नो, इसमें था अग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसमें क्या है सर, इसमें है एनी लॉ उठा के डाल दो 9th शेड्यूल में, वो बन जाएगा। तो करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहां से ये इनविजिबल हो जाएगा और फिर उस लॉ को कोई भी नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा, सबको समझ में आ गया या नहीं? In other words, 9th schedule immunizes a law from judicial review। बात समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बेटा टेक्निकल वर्ड पकड़ो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर आप तो मूवी के सॉन्ग, अरे मूवीज में, बॉलीवुड में पॉलिटी छुपा हुआ है। अच्छा, बॉलीवुड में इतना हाई IQ काम होता है। ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पहले बढ़ गया सर। नेहरू जी खुश तो बहुत होंगे, बिल्कुल नेहरू जी बहुत खुश थे। सो ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन था ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सब क्यों डाला गया। While the words cited are comprehensive to cover any scheme of nationalization of which the state may undertake, it is desirable to place a matter beyond a doubt order. Another article in this regards which unanticipated difficulties have arisen is Article 31। तुम्हें समझ में आ गया? Unanticipated difficulties, वो जो जमींदार ने डांटा था। हाँ सर, the validity of agrarian reform, agrarian measures passed by the state legislature in the last 3 years has, in spite of the provisions of 31, 4 and 6, formed the subject matter of dilatory litigation। Dilatory मतलब हर एक ने केस कर दिया, जमींदार लोगों ने बढ़ के केसेस किया। तो 1950s और 1960s के ज्यादातर केसेस देखोगे ना, जो भी लैंडमार्क केसेस, वो सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। जिसको जहां पर जो केस डालो उठा के केस डाले हुए थे, सारे के सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। As a result of which implementation of these important measures affecting large number of people has been held up। Therefore हम लोगों ने पास किया आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल, ताकि हम जमींदारी अबॉलिशन लॉस को पास कर सके। बात समझ में आ रहा है या नहीं? देश की राजनीति को समझने के लिए आपको राज्य व्यवस्था समझनी पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों मालूम होने चाहिए। तो दिस इज हाउ द स्टोरी गोस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमने डाला 31A, हमने डाला 31B और हमने बनाए 9th शेड्यूल। देखा तुम 9th शेड्यूल 31B से कनेक्टेड है। तुम इनके 2-4 लॉस के नाम समझ लो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड, बॉम्बे मालिकी टेन्योर रेगुलेशन एक्ट, तालुकदारी and so on and so forth। Are you understanding? ये सब किससे रिलेटेड लग रही है सर? ये सब लैंड से रिलेटेड लग रही है। बात समझ लो कि नहीं समझ लो बाबा? Everyone is clear with this or not? यहाँ तक स्टोरी समझ में आई? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ?
पल्ले पड़ा प्लेन लैंड कितना नहीं लैंड कितना सर, लैंड कितना सर, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? आगे चलते हैं। तो अब तक की स्टोरी, ओके, तो वो आता ना सीरियल, आता ना सीरियल, अब तक की स्टोरी, हाँ अब तक की स्टोरी। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो पहले था आर्टिकल 31 की वजह से कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, और इसलिए जमींदार अपना लैंड नहीं दे रहे थे। नेहरू जी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हमें लैंड चाहिए था इंडस्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन अदर वर्ड्स हमें जमींदारी अबॉलिशन लॉज पास करने थे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 31 बैठा हुआ था। 31 को बाईपास करना जरूरी था, इसलिए हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया, अपन ने 31A पास किया, 31B इंसर्ट किया और 9th शेड्यूल डाला। 31A बोलता है कोई भी अग्रेरियन लॉज डालो, इसमें डाल दो, कोई भी फंडामेंटल राइट जाने का चिंता नहीं करने का बाबा। 31B बोला छोड़ो अग्रेरियन लॉज, कोई भी लॉ डालने का, उसको 9th शेड्यूल में डाल देने का, तो वो बन जाएगा मिस्टर इंडिया। इन अदर वर्ड्स इट विल बी इम्यूनाइज्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, और फिर तुम बिंदास लॉ पास करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? एवरीवन इज क्लियर और नॉट? तो आज स्टोरी अब तक सर, लेकिन आप जो मर्जी बोलो, ओके, अब आप जो मर्जी बोलो, ओके, हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम क्या है सर? हमको प्रॉब्लम ये है कि जो जमींदारी है, ये जो आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना सर, ये अपने को अच्छा नहीं लग रहा सर। क्यों नहीं सर? ये आपने क्यों कैसे पास किया? ये हमने आर्टिकल 368 यूज करके पास किया। अच्छा, लेकिन सर अपन को ये जम नहीं रहा। अपन को ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिकल 13 को वायोलेट कर रहा है। आपकी जितनी मर्जी नियत साफ होगी सर, लॉ लॉ होता है सर, लॉ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लॉ इमोशनल नहीं होता। होगा आपका जो मर्जी पर्पस, बट अपने को ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आर्टिकल 368 करके जो आपने यूज करके किया, ये अपन को आर्टिकल 13 की वायोलेशन लग रही है, जिसमें लिखा है कि एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्शन which violates, abridges, contravenes any of the part 3 of the constitution shall not be law and it shall be declared as null and void। आप उनको बात जम नहीं रहा सर, चैलेंज कर दो फिर, क्या बात कर रहे हो? हाँ चैलेंज कर दो, क्या बात कर रहे हो? चैलेंज कर दो, कहाँ चैलेंज करें सर? तुम्हारी मर्जी, तुम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो। जैसे मैंने ऐसा बोला तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज कर दिया गया। किसने चैलेंज कर दिया सर? इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Which case? Sir Shankari Prasad Singh Deo versus Union of India in 1951। किसको चैलेंज किया गया सर? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 was challenged। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन, तो पहला ही ऐसा केस सर, अभी नया नया हमारा सुप्रीम कोर्ट को, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था सर 1950 में, और 1951 में पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं नहीं ठहर सकता, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। तो इफ यू नोटिस द बेंच फॉर चीफ जस्टिस कानिया, चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री, name the best of the judges, the greatest of the judges, जो इनिशियल हमारे सुप्रीम कोर्ट में थे। द बेंच के सामने एक सवाल आया। सवाल क्या है सर? सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है सर। नंबर 1, क्या आर्टिकल 368 यूज करके कैन यू टेक अवे फंडामेंटल राइट? इन अदर वर्ड्स, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए, शुद्ध हिंदी में ये बात पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अगर आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, ये हो सकता है, और अगर आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है, इसको हो नहीं सकता, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज कि आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्ग है कि आर्टिकल 13? सर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, कौन जीता कौन जीता कौन जीता कौन जीता? सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया आर्टिकल 368 इज स्ट्रॉन्गर। अरे बाबू, क्या बात कर रहे हो सर? यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन आवर अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 368 इज स्ट्रॉन्गर ऑफ दिस आर्टिकल इन द सेंस आर्टिकल 368 इज अलाउड टू टेक अवे द फंडामेंटल राइट, बिकॉज यहां पर लिखा हुआ है एनी प्रोविजन, और अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट it is unlimited, there is no exception to this part। सर सब लोग देखेंगे किसकी तरफ? स्कोर बोर्ड की तरफ। सर स्कोर बोर्ड, क्रिकेट मैच चल रही है बेटा, स्कोर बोर्ड देखो तो वानखेड़े स्टेडियम की तरफ देखिए, पहला मैच आर्टिकल 368 और 13 के बीच में, और मैच जीता आर्टिकल 368 में 1-0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर बहुत ही दिल के अरमान, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So which was the first judgment? Which was the first challenge? Everyone, Shankari Prasad Singh Deo versus Union of India. Who wins? 368 wins. Who wins? Parliament wins. And what was held valid?
वैलिड वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सब पार्लियामेंट में ओके अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिचिक 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 डिचिक, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पार्लियामेंट में बहुत ही आनंद आया। पार्लियामेंट वाला हम तो पहले से बोलते थे सिद्धार्थ एवी तुमने टाइम पर, मैंने कहा हाँ। फिर पार्लियामेंट को पता चल गया कि भैया ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया फिर क्या घबराने का। फिर उन्होंने सेकंड अमेंडमेंट की, थर्ड अमेंडमेंट की, फोर्थ अमेंडमेंट की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवंथ की, एट्थ की, नाइन्थ की। सर इनको तो मजे आने लगे। 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th फिर 8 की। क्यों सर? 17th में इन्होंने फिर से हमारे एक फंडामेंटल राइट को डैमेज कर दिया। ओके वी डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस पार्ट, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आप उनको फिर गुस्सा आया, क्या बात कर, फिर गुस्सा आ गया, आप उनको बहुत गुस्सा आया। अपन ने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को देखा, हमको पता चला कि ये फिर मेरे फंडामेंटल राइट के पीछे पड़ गया। तो पीछे पड़ गया तो ये फिर से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की चैलेंज है। अपन ने इसको फिर से चैलेंज कर दिया। The 17th Constitutional Amendment Act 1964 was challenged in another case, and this case was Sajjan Singh was the state of Rajasthan in 1964. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone has understood this one. बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, सर समझ। Everyone has understood this one. सबको समझ आ गया? तो 17th Constitutional Amendment Act 1964 को चैलेंज किया गया इन द केस ऑफ सज्जन सिंह वाज द स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1964। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही पुराना, कौन सा? मेरी कहानी रुता दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है। मतलब फिर से वही कहानी। कौन सी कहानी सर? ये आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रांग है कि आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रांग है? फिर से सेम क्वेश्चन सर। हाँ फिर से ये क्वेश्चन कि माय लॉर्ड मुझे लगता है अगर आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रांग है तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड होगा, और अगर आर्टिकल 13 स्ट्रांग है तो ये नल एंड वॉइड होगा। सर जल्दी बताओ सर, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है सर, जल्दी आंसर दो सर। आंसर आ रहा है आर्टिकल 368 स्ट्रांग। सर फिर से टूटे हुए ख्वाबों ने, सबको समझ आ रहा है? सो द पॉइंट हियर इज हमारा सेकेंड चैलेंज इज आल्सो गॉन एंड हमारा स्कोर बोर्ड सर नाउ स्टैंड्स एट 2-0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है सर? नहीं सर, अपना खेलने का मन हट गया सर, अब ना दिल नहीं कर रहा सर, हम जा रहे हैं सर, सब छोड़ छाड़ के हम लद्दाख जा रहे हैं सर। क्या हो गया सर? बहुत ही सैड है सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो हमारे पास दो केसेस हो गए सर। पहला केस था शंकरी प्रसाद देव केस, ओके, उसमें भी आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर, ये चैलेंज था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का। और दूसरा केस था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, ये भी चैलेंज, ये भी वैलिड। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? ओके सर। सर हम हो गए इमोशनल। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, ओके, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 भी वैलिड डिक्लेयर हुआ, और ये फिर से सर पार्लियामेंट की जीत हुई। तो अब तक दो केसेस हुए, दोनों टाइम 368 इज कंसिडर्ड एज द बिगर वन एज कंपेयर टू आर्टिकल 13। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? नाउ यहां पर एक छोटा सा मैं डिटोर लूंगा। क्या लोगे सर? डिटोर लूंगा। मैं थोड़ी सी कहानी साइड से करूंगा सर। साइड से क्यों करूंगा? बिकॉज मुझे करना जरूरी पड़ जाएगा। द रीजन यहां पर यह है, द रीजन यहां पर यह है दैट मुझे तुम्हें एक क्रैश कोर्स दिखाना पड़ेगा ऑफ हाउ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इट्स जजमेंट। तो मुझे तुम्हें 5 मिनट में ये बताना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कैसे करता है। तो तुम मुझे अलाउ करोगे तभी आगे की स्टोरी हम समझ पाएंगे। ठीक है? ठीक है सर, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना मेरे बच्चा, हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, और जो जजेस होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, और उनकी अरेंजमेंट को बेंचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उनकी अरेंजमेंट को बेंच बोलते हैं। सो सपोज ओनली वन जज इज सिटिंग, सपोज ओनली वन जज इज सिटिंग, तो उसको बोला जाता है सिंगल जज बेंच। क्या बोलते हैं सर उसको?
सिंगल जज बेंच, मतलब वो अकेले जज बैठे हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर दो जजेस बैठे हुए साथ में, दो जजेस बैठे होते तो उसको डबल बेंच या फिर डिवीजन बेंच बोलते हैं। ऐसे डबल बेंच नहीं बोलते, एक्चुअल टेक्निकल स्पीकिंग उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं, डीबी या फिर डिवीजन बेंच। सर तीन जजेस बैठे हो तो, तीन जजेस बैठे होते तो थ्री जज बेंच बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सो वन जज सिंगल जज बेंच, दो जजेस होंगे तो डबल बेंच, तीन जजेस होंगे तो ट्रिपल थ्री जज बेंच। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? अब मैं कलर बदल रहा हूं, मैं बड़ा कलर कॉन्शियस आदमी हूं। ओके, कहने की बात यह है कि आमतौर पे जितने भी सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, आमतौर पे जो भी तुम सुनते हो, मैट्रिमोनियल केसेस, टैक्स केसेस, ये वन जज, टू जज या थ्री जज बेंच तक ही चलता है, इसके आगे नहीं चलता। यहीं पर सारे फैसले खत्म हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो एक जज बेंच होगा या दो जज होंगे या फिर डबल बेंच होगा या फिर थ्री जज बेंच, और कहानी खत्म। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कहलाता है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से डील कर रहा है, ओके, या फिर जिस तरह से अभी हम सज्जन सिंह केस वगैरह कर रहे थे, तो हम ये सारे मैटर्स देख रहे थे, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए ये एक, दो या तीन जजेस नहीं, मिनिमम 5 जजेस की बेंच की जरूरत पड़ती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर मिनिमम, हाँ मिनिमम 5 जजेस बेंच को बैठना पड़ता है टू डील विद एनी मैटर विच इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ऐसे बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर ऐसे बेंच को? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनाया गया है, और 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसलिए मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? मास्टर ऑफ द रोस्टर। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 जज बेंच में किसको बिठाएंगे? मुझे नहीं पता। अच्छा, बनेगा ये बेंच कि नहीं बनेगा? मुझे नहीं पता। सर 5 जज बेंच बनेगा कि उससे बड़ा बनेगा? मुझे नहीं पता। ये सारी पावर्स केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में है, उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं? समझ पल्ले पड़ा या नहीं? सर हमको सब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो जो 5 जज बेंच है ये मिनिमम है। सर 5 जज बेंच से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना सर, मजा आएगा। अच्छा 6 जज बेंच बनाते? नहीं बेटा, 6 जज बेंच नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, 7 जज बेंच बनता है। मतलब 8 नहीं बनता, 9 बनता है, 10 नहीं बनेगा, 11 बनेगा, 12 नहीं बनेगा, 13 बनेगा। तुम्हें सीसैट आता है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ सर, मैथ्स मुझे बड़ा अच्छा आता है। इसका मतलब है हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस बनेंगे इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? लोग बोलते सीसैट टफ आता है, लो मेरे को तो सब आता है। ये ऑड है, इवन अलाउड नहीं है, ऑड अलाउड है। ओए ओए सीसैट सॉलिड सर, मतलब सीसैट आ गया मेरे को, समझ में आया कि नहीं? ओह सर बहुत ही सॉलिड सर। लोग बोलते सीसैट टफ आता है, मुझसे पढ़ो, हाथ धोगी। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही सर इंटरेस्टिंग हो गया सर। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है ये कभी भी ऑड नहीं, इवन नहीं होते, ये हमेशा ऑड होते हैं। इसका रीजन क्या है? तो एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज मैं एग्जाम्पल ही देकर देख लेता हूँ। सपोज मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि माय लॉर्ड आर्टिकल 13 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और एक जज बोले कि 13 स्ट्रॉन्ग है, एक और जज बोले 13 स्ट्रॉन्ग है, एक और जज बोले 13 स्ट्रॉन्ग है, या फिर 368 स्ट्रॉन्ग है, एक जज बोले 368 स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इवन नंबर होगा तो ये यहां पर फंस जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस होगा। तो जैसे किसी एक ने 13 बोल दिया या 368 बोल दिया, तुम्हारे पास फैसला आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ऑड नंबर इसलिए रखा जाता है ताकि मेजॉरिटी का डिसीजन पास हो सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर सबको समझ आया? तो अपन का फैसला मांगता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब किसी किसी के मन के विचार आ रहे होंगे, तो मैं तुमको ये भी पहले से बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ज्यादातर लोगों को है ना गलत गलत चीजों पे ध्यान देने का ज्यादा शौक है। जैसे ये ट्विटर फेसबुक के जैसे सब लोग बोलेंगे सर यहाँ क्या होगा, ओके यहाँ तो इवन नंबर ऑफ जजेस है ना, ऐसा किसी न किसी के मन के विचार आए जरूर होंगे। हाँ सर बिल्कुल सर, यहाँ तो डबल है। तो आमतौर पे अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर देते हैं मैटर। ही एक्ट्स एज द थर्ड जज, जो कि एक्ट करेंगे एज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो इससे पहले कि तुम्हारे मन में कोई विचार आ जाए, तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जाए, सर हमारा पढ़ाई से ध्यान ही हट गया था, हमने सोचा सर ने इतनी बड़ी बातें करी, आगे कौन सुने, सर ये पहले बताओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं पहले बता दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑन दिस पार्ट। सबको समझ में आया?
सो 13 और 368 के बीच में ये जो इशू है, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑलराइट। सो सपोज एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्ग की 368 स्ट्रॉन्ग। अब मैं तुम्हें बताता हूं, और ये मैटर गया 5 जज बेंच के पास। तो 5 जज बेंच ने क्या फैसला किया, अब ध्यान से सुनना। 5 जज बेंच का फैसला ऐसा हो सकता है, एक जज साहब बोले 13 स्ट्रॉन्ग, दूसरा 13 स्ट्रॉन्ग, तीसरा 13 स्ट्रॉन्ग, 13 स्ट्रॉन्ग, 13 स्ट्रॉन्ग। ओए ओए सर, तो अगले दिन की हेडलाइंस क्या होगी, ध्यान से सुनना। A 5-judge Supreme Court bench, a 5-judge Supreme Court bench has, by a 5-0 unanimous decision, क्या मैंने बोला 5-0, वर्ड क्या है, unanimous decision, decided that 13 is stronger than 368। लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? ऐसा सर 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 ऐसा जरूरी तो नहीं है सर, ऐसा जरूरी तो नहीं, क्या जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, मतलब कभी कभी ऐसा फैसला नहीं आएगा, कभी कभी फैसला आएगा 13 13 13 368 368। उड़ी बाबू सर, जीते तो फिर भी हम ही हैं, लेकिन हेडलाइन बदल जाएगी। हेडलाइन क्या होगी, अ 5-judge सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज बाय अ 3-2 split decision, कौन सा डिसीजन, स्प्लिट डिसीजन, हैज डिसाइडेड दैट 13 is stronger than 368। पल्ले पड़ रही है, प्लेन उठते गया, नहीं प्लेन लैंड कितना, नहीं लैंड कितना, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर 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 कुछ और भी हो सकता है, कैसे ये हो सकता है 13 13 13 13 और 368। तुम्हें अब याद आया होगा द साबरीमाला केस, हाँ, a 5-judge Supreme Court bench has by 4-1 split decision decided that 13 is stronger than 368। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो डिसीजंस यूनानिमस हो सकते हैं, डिसीजन स्प्लिट हो सकते हैं, और स्प्लिट होने पर तुम्हें रेशो मिलेगा, क्या मिलेगा सर, रेशो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अरे समझ में आ रहा है कि प्लेन ऊपर से चला गया, सर हमको नहीं समझ में आता, दोपहर में आपको पल्ले नहीं पड़ता सर। ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? पल्ले पड़ा, यस सर, आगे चलते हैं। सर अब क्या है, अब इसमें सपोज जैसे 5-0 है, फिर तो अपन को कोई टेंशन नहीं, लेकिन सपोज 3-2 है या फिर 4-1 है, तो मैं इनको क्लासिफाई करूंगा। कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, जिनका फैसला कैरी करेगा, जो मेजोरिटी है, उनको हम मेजोरिटी जजेस बोलेंगे, और जो खिलाफ खड़े हो गए लेकिन उनका भी सुना जरूर जाएगा रीजन, उनको डिसेंटिंग जजेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे जस्टिस इंदु मल्होत्रा साबरीमाला केस में डिसेंटिंग जज थी, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लेकिन सबको हक है अपना अपना रीजन देने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? तो 3 जजेस मेजोरिटी जजेस कहलाएंगे, 2 जजेस डिसेंटिंग, 4 जजेस मेजोरिटी जजेस कहलाएंगे, 1 जज डिसेंटिंग। पल्ले पड़ रही है या नहीं, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट पार्ट, ओके। अच्छा बाय द वे, चाहे वो 5-0 हो, चाहे 3-2 हो, चाहे 4-1 हो, फैसला वही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनका इफेक्ट सेम ही आता है, तो ये मत सोच लेना कि 5-0 का इफेक्ट ज्यादा आता है और 3-2 का कम आता है, या 4-1 बराबर ही आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन हमें रीजन पता चलना चाहिए कि किसी भी जज ने डिसेंट क्यों किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर पल्ले पड़ गया, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, यस। आगे चलते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, सर मैं गया सुप्रीम कोर्ट, 13 स्ट्रॉन्ग 368 स्ट्रॉन्ग, ओके, और एक 5 जज बेंच ने फैसला कर दिया कि 368 स्ट्रॉन्ग है। ओ सर आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई, अबे रोना बंद कर यार, अपील कर। क्या कर सर? अपील कर, अपील कर, कोशिश कर। सर कहां अपील करे सर, कहां अपील करे? अपील कर टू अ हायर बेंच। कौन सा बेंच सर? टू अ हायर बेंच। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपील कर कि माय लॉर्ड प्लीज मेक अ हायर बेंच, कम से कम मिनिमम 7 जज बेंच तुम्हारी अपील सुन सकता है। सर ये कहां बैठते हैं? बैठते नहीं बेटा, बनाए जाते। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड हो कि कुछ अपील में दम है, देन
he may make a higher bench. Are you understanding? तो कई बार 7 जजेस एक साथ नहीं बैठे होते, वो बनाया जाता है. Are you understanding this or not? तो सर फैसला अब आया, तो 5 जज बेंच का फैसला आया और मान के चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुम्हारे लिए एक 7 जज बेंच बनाया. वेरी गुड. अब तुम्हारे 5 जज बेंच का फैसले पर जजमेंट आएगा और वो डिसीजन अब 7 जज बेंच लेगा. पिछली बार क्या आया था आंसर? पिछली बार आया था सर 368 स्ट्रॉन्गर है. अपनी आर्गुमेंट करो. अब 7 जज बेंच तुम्हारे 2 फैसले कर सकता है, या तो तुम्हारे हक में या फिर तुम्हारे अगेंस्ट. अच्छा, अगर हक में करेगा तो हो सकता है 7 जज बेंच बोले ना बाबा ना, 13 इज स्ट्रॉन्गर देन 368. सर पचर कचले पुरानी बानी यारियां तेरी, ओए ओए सर बंगड़ा पाले, मजा आ गया सर. तो अगले दिन की डिसीजन, अगले दिन की हेडलाइन क्या होगी? अ 7 जज बेंच हैज ओवररूल्ड. लैंग्वेज समझो बेटा, ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम कभी न्यूज़पेपर पढ़ो तो अनपढ़ों की तरह ना पढ़ो. ओके, लगना चाहिए तुम मेरे स्टूडेंट्स हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें पता चले ये हो क्या है. मेरे को रटा हुआ तो चाहिए, मेरे को एजुकेटेड पावरफुल इंडियंस चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो कुछ आता जाता नहीं, अखबार को ऐसे देख रहे हो तो जैसे ग्रीक एंड लैटिन पढ़ रहे हो. तो लैंग्वेज क्या आएगी? 7 जज बेंच हैज ओवररूल्ड, मतलब उल्टा कर दिया डिसीजन ऑफ अ 5 जज बेंच. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर 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 सुनो ना, 7 जज बेंच ने मेरी बात नहीं सुनी सर. वो आज भी बोल रहे हैं 368. दिल टूट गया सर. हेडलाइन बताओ. A 7 judge bench has upheld, language समझिए, upheld the decision of the 5 judge bench. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone is. आज तक जितने भी केसेस हुए थे, शंकरी प्रसाद एज वेल एज सज्जन सिंह केस, वो एक 5 जज बेंच था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर एकदम समझ आ गया हमको. अभी भी नहीं समझ में आया? अच्छा, मेरे को लगा अभी भी नहीं समझ में आया. तो मेरे पास एक बहुत अच्छा स्कीम आया अमेजोन से. ओके, वो बोले टाटा स्काई का चैनल ले लो, पोगो, फ्री ऑफ कॉस्ट. उस पे आ रहा है छोटा बीम, छोटा बीम, छोटा बीम, छोटा बीम, बीम बीम. ओके, ऑलराइट. क्योंकि इतना प्यार से तो तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल भी नहीं पढ़ाया गया था. ओके, तो तुम च्यवनप्राश से नहाया करो. सर च्यवनप्राश से कौन नहाता है सर? ओके, सबको समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? लो, YouTube पे भी आने लग गया, हाथ धो गए, टाटा स्काई के भी पैसे बचे. ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया. एक हमारे बीच में कौन सा फिलोसोफर है? हाँ, चलो. तो अभी तक हमारे जो दोनों केसेस हुए वो 5 जज बेंच से, लेकिन ये जो 5 जज बेंच है इसका अपील करने का टाइम आ गया है. यस, 5 जज बेंच के आगे मैं अपील करूंगा तो मिनिमम कितने बेंच का जज, कितना मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए? सर मिनिमम 7 रखो या 9 रखो या 11 रखो एंड सो ऑन सो. अब एक इवेंट हुआ. क्या इवेंट हुआ सर? तुम्हें इसमें एक बहुत बड़े जज साहब का नाम दिख रहा होगा. किसका नाम? द ग्रेट जस्टिस हिदायतुल्लाह. ये बाद में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस बने. जस्टिस हिदायतुल्लाह की इस केस में ऑब्जर्वेशंस धमाका कर गए. सर धमाका क्या करे? सर सज्जन सिंह में 368 तो जीत ही गया था, लेकिन जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अपनी जजमेंट में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन डाली. और उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये डाली कि माना कि 368 13 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. माना ये 368 को यूज करके तुम 13 यानी कि फंडामेंटल राइट को टच कर सकते हो, लेकिन ये केवल अर्जेंट केसेस में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन एज अ मैटर ऑफ रूटीन. अब ये कुछ अजीब सी बात है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? तो अगर मैं ये बात बोलूं कि घोड़े को चलाने के लिए ओके उसको जोर से सर मारना पड़ता है, प्लाच, तो क्या घोड़े को वो फ्लैग मारना, पेंट मारना, वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? नाउ दैट ऑटोमेटिकली रेजेस अ वेरी मेजर क्वेश्चन मार्क कि सर अगर वो सही मायनों में नेसेसरी है तो करो, लेकिन अगर रूटीन में आप करोगे तो इट इज समथिंग ऑफ अ डाउटफुल नेचर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. जब ये बात जस्टिस हिदायतुल्लाह के जजमेंट से निकली, वो ग्रेट जज, तुम्हें मालूम होगा बाद में
The only Chief Justice of India who became the acting President of India in 1969 was Justice Mohammad Hidayatullah. तो जस्टिस हिदायतुल्लाह की जब ये स्टेटमेंट आ गई तो पूरे सुप्रीम कोर्ट में ये हवा फैलने लगी कि शायद सुप्रीम कोर्ट उतना हैप्पी नहीं है with this equation of Article 368 being used to take away Article 13. Are you understanding this part? Sir, दरार दिख रही है, दरार. Are you understanding? तो जब दरार दिख रही तो सज्जन सिंह केस को चैलेंज कर दिया गया in the largest case at that time, which was called as Golaknath versus State of Punjab 1967. कभी कभी हादसे का नजारा बड़ा अजीब होता है, पता भी नहीं चलता कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि सज्जन सिंह केस का चैलेंज था, वो एक 11 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुना. क्या बात कर रहे हो सर? उस टाइम तक द लार्जेस्ट बेंच एवर फॉर्म्ड इन इंडिया वाज द गोलकनाथ केस. और गोलकनाथ केस ने वो कर दिया जो किसी ने नहीं देखा था. गोलकनाथ केस ने बाय अ 6-5 रेशियो ये फैसला कर दिया कि आर्टिकल 368 you are not as strong as Article 13. ओरे बाबा सर खेला हो बे. Are you understanding this or not? तो सज्जन सिंह केस as well as the शंकरी प्रसाद देव केस को ओवररूल कर दिया 11 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने. और उन्होंने बोला for the first time ever that Supreme Court said that Parliament could not curtail any of the fundamental rights in the Constitution. और गोलकनाथ केस ही वो केस था जिसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट. क्या मैंने बोला? फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट. इन अदर वर्ड्स, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड बाय आर्टिकल 368. सबको समझ में आया या नहीं आया? सर सब चेंज हो गया सर, सारे इमोशंस चेंज हो गए सर, कहानी चेंज हो गई. आज की पार्टी मेरी तरफ से. क्या बात कर? तो शंकरी प्रसाद देव केस 1951 368 के फेवर में था. सज्जन सिंह केस ऑफ 1964 368 के फेवर में था. लेकिन पहली बार गोलकनाथ केस आया और गोलकनाथ वाज स्टेट ऑफ पंजाब 13 के फेवर में था, वो भी एक 11 जज बेंच में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सो द एंटायर कहानी पलट गई है सर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया. Are you understanding this part? सबको समझ में आया? प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम अभी आने वाली है. सर हमें लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. प्रॉब्लम अभी आने वाली है बेटा, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है. क्योंकि स्वागत नहीं करोगे तुम किनका? माय फेवरेट. आइए आपका, मतलब अब पढ़ने में बहुत आनंद आता है. आइए मैडम आइए. सो कोइंसिडेंटली, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो ऐसा होता है सर. सेंस ऑफ ह्यूमर में है, मतलब मजेदार चीज है कि 1967 तब हुआ जब मैडम, मतलब गोलक 1967 में हुआ. और 1967 तक इंडिया की एक नई प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, मैडम इंदिरा गांधी. मैडम इंदिरा गांधी के तारीफ में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा. मैडम इंदिरा गांधी वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एंड अ वेरी प्राउड पार्लियामेंटेरियन. अच्छा, मैडम इंदिरा गांधी को एक व्यू था, एक उनका विश्वास था कि पीपल ऑफ इंडिया ने मेरे को इलेक्ट करके भेजा है ना, तो अब मेरे पास जो भी पावर है वो अनलिमिटेड होनी मांगती है. मेरे को ये 6:5, 4:3, 7:9 ये सब अपन को नहीं समझ में आता. मेरे पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, यानी कि मेरी आर्टिकल 368 अनलिमिटेड होनी चाहिए. और मजेदार बात ये है, मतलब ये भी सर ऐसा, मतलब कॉमेडी होगी ना सर, कि ये पहली बार आर्टिकल 368 को लिमिटेड करने का काम भी तभी हुआ जब मैडम प्राइम मिनिस्टर बनी. मतलब सर नजारा हादसे का बड़ा अजीब था. वो पानी में डूब रहा था जो किनारे के करीब था. बिल्कुल सही बात है. मतलब पहले आप लोगों की जजमेंट्स में नहीं था, आज ही होना था सर. जो कुछ भी खेला हो गया होना था, अभी हुआ. सो मैडम इंदिरा गांधी को ये बात बड़ी बुरी लगी. मैडम इंदिरा गांधी ने बोला चलो कोई बात नहीं. 1967 में जब मैडम प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो बड़ी स्ट्रांग नहीं थी. पोजीशन उनकी कांग्रेस में बड़ी स्ट्रांग नहीं थी. उनको गूंगी गुड़िया बोला जाता था. फिटे मुंह सर, बहुत पछताए जिन्होंने मैडम को ये बात बोला. बाद में जो वो पछताए ना सर, खून के आंसू रोए वो लोग. नेवर माइंड. सो 1967 से बाद उन्होंने 1971 तक अपनी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की. और लाइक अ वेरी पावरफुल एंड सीजन्ड पॉलिटिशियन उन्होंने तब एक्ट किया जब एक्ट करना सबसे पावरफुल था. सो गोलकनाथ जजमेंट आने के 4 साल के बाद मैडम ने एक अमेंडमेंट पास की
जिसको बोला गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। सर ऐसा भी क्या हुआ होगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970? आपने तो इतनी बड़ी रूपरेखा बना दी। ओके, कुछ होता तो ना, अमेंडमेंट होती है। बेटा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने दुनिया बदल दी। कैसे सर? सबसे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। क्या बोला? आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर देती हूं मैं। अच्छा, मैंने कहा वो कैसा? बोला हम आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 इंसर्ट करें। मतलब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 का इफेक्ट था, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect any amendment made under article 368. What? Yes. तो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट तुम्हें लगता है ना कि 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 368 से, मैंने वो प्रॉब्लम ही हटा दी। आज के बाद 13 368 को टच ही नहीं कर सकता, छोड़ो, कहानी खत्म। ये क्या बात हुई यार? हाँ, बोला रुको अभी और भी बात है। हाँ, फिर मैडम ने आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया। 368 को भी अमेंड कर दिया? बोले यस। बोला नथिंग इन आर्टिकल 368 shall be affected by आर्टिकल 13। मैंने कहा एक ही बात को आप दो बार नहीं बोल रहे। बोले क्लैरिफिकेशन ना सिद्धार्थ, दोनों साइड से क्लैरिफाई हो जाए। और आज के बाद अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ पास किया, तो पार्लियामेंट ने जब लॉ पास किया ना, प्रेसिडेंट साहब यू हैव टू गिव असेंट, इफ्स एंड बट्स मत करना, कोई वीटो नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। सबको समझ में आया या नहीं? ये अगर तुम्हें याद है इस टाइम का क्वेश्चन भी आया हुआ। ओह यस, इस टाइम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सर ये तो कमाल ही कर रहे हो यार। मैडम बोली क्या फर्क पड़ता है सिद्धार्थ? ओके, उन्होंने पास किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। बहुत ही ध्यान से देखना एक एक चीज को, और तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें कितना डिटेल में पढ़ाया, फिर तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलना। सुप्रीम कोर्ट इन द, एक मिनट, उसमें पढ़ाया तो नहीं? ये क्या हो रहा है? ये मेरे नोट्स नहीं है बेटा, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का स्क्रीनशॉट है, जिस तरह से उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। अच्छा सर आगे देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो पार्लियामेंट में बोला गया। सुप्रीम कोर्ट इन द वेल नोन गोलकनाथ केस ऑफ 1967, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, reversed by a narrow majority 6-5 its own earlier decisions, Shankari Prasad and Sajjan Singh, upholding the power of the parliament to amend all powers of the constitution including part 3 relating to fundamental rights। इन दोनों केस में 368 को 13 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया। मैं साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कवि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है। यू अंडरस्टैंड? यस। The result of the judgment is that the parliament is considered to have no power to take away or curtail any of the fundamental rights guaranteed by part 3 of the constitution. Fundamental rights have been made sacrosanct. Are you understanding this part? Even if it becomes necessary to do so, etc., etc. It is therefore considered necessary to provide expressly, इसको हिंदी में बोलो सर, साफ शब्दों में बोल रहा हूं। अच्छा, okay, clearly that parliament has the power to amend any provision of the constitution, so as to include the provisions of part 3, including fundamental rights, within the scope of its amending power through article 368। हाय, मेरे को व्याख्या के फुल मार्क्स मिलते थे स्कूल में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को टीचर बोलती थी सिद्धार्थ लिखो कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, मैं एग्जैक्टली कॉपी कर देता था। तो मैम बोलती थी, मैंने पूछा कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है, व्याख्या करो। मैंने कहा मैं किसी के वर्ड्स को तोड़ मोड़ छोड़ना सकता हूँ, जो कवि ने कहा मैंने लिख दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द बिल सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 368 suitably for the purpose and makes it clear, साफ लाइनों में बोलना चाहता हूं, that article 368 provides for amendment of the constitution as well as the procedure. The bill further provides that a constitutional amendment will pass by both the houses of the parliament is presented to the president for his assent. He should give his assent. Sir, प्यार से सर, कोई बात नहीं। The bill also seeks to amend Article 13 of the Constitution to make it inapplicable to any amendment of the Constitution under Article 360. Voila, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। Are you understanding this or not? ऐसे बनते हैं टॉपर्स। Are you understanding this or not? Not a word here, not a word there. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
ओके, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो वो जाके छोटा भीम देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड आ रहा है। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम और बिल्लू की गेंद, क्या हद है। आर यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? बहुत ही सर, टेंशन। तो गोलकनाथ जजमेंट के बाद मैडम ने किया क्या सर? मैडम ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास हुआ ना, तो तुम्हें कुछ इसके शब्द समझने पड़ेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। हाँ सर, कभी कभी पता नहीं चलता। जैसे एक दिन ना मैं ऐसा क्रिकेट खेल रहा था, तो पापा ने बोला घर में आ, तो वापस घर में चला गया। ओके, फिर मेरे दोस्तों ने ना इशारा करके बोला सिद्धार्थ तेरी बैटिंग आ गई है। मैं चुपके से ना खिड़की से भाग कर गया। ओके, मैं बैटिंग कर रहा था, पीछे मुड़ के देखा, दिखा ही नहीं। पापा ने तड़ाच करके मुंह पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ तो समझ में आया, लेकिन उसके बाद कुछ होश नहीं आया। वेरी गुड, 5 दिन तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हुआ क्या मेरे साथ। वैसे ही बेटा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हुआ क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया क्या है। सर, उसने आर्टिकल 368 को ना सर अनलिमिटेड बना दिया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सबसे इंपॉर्टेंट हुआ क्या है? तो इन पूरे शब्दों में हुआ क्या है सर? उन्होंने आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड बता दिया। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेप था। क्या था सर? ये बहुत ही खतरनाक स्टेप था। लेकिन ये जो खतरनाक स्टेप था, ये आर्टिकल 368 का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जस्ट 1 सेकंड, जस्ट टेक वन। सो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने सर किया क्या है? ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर के लिए अब तुम बहुत हाई लेवल ऑफ क्वालिटी पे आ चुके हो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो चुका है, और मैं इससे ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर नहीं सकता क्योंकि उससे ज्यादा मुझे आती नहीं है। लेकिन तुम फिर भी काफी एडवांस लेवल पे हो गए, तो अब तुम समझने की कोशिश करो। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इस किसी भी चीज को अनलिमिटेड करना, किसी भी चीज को अनलिमिटेड करना डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ होता है सर? डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है। डेमोक्रेसी का एक मतलब यही होता है कि वो लिमिटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? लिमिटेड होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर डेमोक्रेसी जो है में एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग हो जाए, लेजिस्लेटिव उसको कंट्रोल कर लेता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जुडिशरी से कंट्रोल कर लेती है। जुडिशरी बहुत कंट्रोल होता है तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर लेती है। तुम जितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो, जितने मर्जी प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो, जितने मर्जी जज स्ट्रांग हो, तुम हमेशा लिमिटेड होते हो। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इट हैज टू बी लिमिटेड। जैसे तुमने अनलिमिटेड वर्ड यूज किया, जैसे तुमने अनलिमिटेड वर्ड यूज किया, तो जैसे तुमने अनलिमिटेड वर्ड यूज किया, ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी। Yes or no? Are you understanding this or not? Unlimited is synonymous with the word dictatorship. इसीलिए मेरा बच्चा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से डर लगने लगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 was considered to be an attack on democracy. आप समझ में आया या नहीं? A threat to democracy. जैसे ही तुम आर्टिकल 368 या किसी भी चीज को अनलिमिटेड बना रहे हो, यू आर मेकिंग
थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इस थ्रेट को बोला गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबको समझ में आया कि ये हुआ क्या? अच्छा वो सर आपने बता दिया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को थ्रेट टू डेमोक्रेसी बोला गया और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया इन द लार्जेस्ट केस ऑफ इंडिया, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में जब फैसला आया तो अगले दिन का न्यूज़पेपर का हेडलाइंस था द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है? व्हाई इज इट कॉल्ड एज द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी? द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने 368 को अनलिमिटेड बना दिया था। Are you understanding this or not? तुम्हें क्वेश्चन आएगा मीन्स में, you should be able to answer this. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this. So हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और फिर समझेंगे कि इस ग्रेट जजमेंट में हुआ क्या। Are you understanding this or not? गाइस 1 आवर्स की क्लास थी ये क्लास इतनी लंबी कैसे हो गई आज? नहीं पता मोनिका, मैं खुद हाफ डे लेकर रही थी। सुदर्शन सर की क्लास भी थी, टॉपिक ब्रॉड है शायद इसलिए। 3 PM पे खत्म कर दे क्लास, रिक्वेस्ट करे सर से। आप बच्चा रिकॉर्डेड देख लेना, ब्रेक के बाद कर लीजिएगा। ओके कमाल, मतलब फेसबुक मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। यस, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब पढ़ाई के सिवाय बाकी सब हो रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत मजा, आनंद आया मेरे को बहुत ही सर। ऑलराइट सर, तो कुछ बेचारे बोल रहे होंगे सर हद हो गई है, हमको आपने बेफालतू में मोस्ट अनइंटरेस्टिंग काम करा दिया, समराइज करो समराइज करो समराइज करो। मजे तो लाइफ में यहाँ है सर, बताओ सर। अच्छा, बेफालतू में समराइज करो, ओके सारा सर के मजे तो यहाँ चल रहे हैं। हद हो गई सर, कैसे का चल रही है क्लास, हद हो गई। जीवन बर्बाद कर देता सर आपने, सारा एंटरटेनमेंट बर्बाद कर दिया। समराइज करो, पढ़ाई लिखाई में क्या लिखा है सर? अभी जीवन आनंद है, ज्ञान का। और चलो यार, सब के सब अगर मेहनत करने लग जाए और सबके सब चैंपियंस हो जाए, जीवन नर्क हो जाएगा मेरा बच्चा। क्या बात कर रहे हो? तो ये कभी मत सोचना कि भैया सब मेहनत करें, तो सब लोगों ने मेहनत नहीं करनी चाहिए, सब लोगों ने सीरियस नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने शिद्दत से नहीं काम करना चाहिए, सब लोगों ने हार्ड वर्क बोरिंग वर्क नहीं करना चाहिए। कंपटीशन विल बिकम टू सीवियर। ना बाबा ना, सब एंजॉय करो। भगवान ने ट्विटर और फेसबुक और इंस्टा हम जैसों के लिए भेजा ताकि जो लोग व्यस्त रहे इस काम में और हम टॉपर बने, हम पैसा कमाए, हम विनर बने। ओके, तुम इंस्टा पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंजॉय। ऑलराइट, 3 PM तक क्लास चली कैसे सर? हम इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे। ओके ऑलराइट सर, आगे चलते हैं। एवरीवन इज रेडी? यस नो। सो केशवानंद भारती वाज द स्टेट ऑफ केरला 1973 के बारे में मैं कुछ तारीफ के कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हाँ सर, केशवानंद भारती केस 1973 का केस था। ओके, और ये केस में 3 मेजर मुद्दे थे। मुद्दे 3 इश्यूज। नंबर 1, माय लॉर्ड, इज द गोलकनाथ जजमेंट करेक्ट और नॉट? ओके, पहला क्वेश्चन कि इज द गोलकनाथ जजमेंट करेक्ट और नॉट? ओके, सेकंड क्वेश्चन, माय लॉर्ड, इज द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 वैलिड और नॉट? एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पुरानी कहानी माय लॉर्ड, इज आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 13 or is article 368 weaker than article 13? Are you understanding this or not? 3 questions का आंसर दो my lord, this is the greatest of these parts. Are you understanding? So 3 issues थे हमारे सामने, गोलकनाथ जजमेंट, 24th अमेंडमेंट
and the Article 368. Broadly speaking, अगर तुम जुडिशरी करना चाहोगे तो थोड़ा सा और भी डिटेल होगा, बट मोर और लेस दिस इज दैट. गोलकनाथ जजमेंट ने दो बातें ऐसी बोली थी जिससे मेरा दिल दुख गया. ओके, इन अदर वर्ड्स, गोलकनाथ जजमेंट ने दो बातें बोली थी. एक, गोलकनाथ जजमेंट ने बोली थी कि फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट. इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 368, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज पकड़ो, रेडी सर, बोलो बोलो. गोलकनाथ जजमेंट ने बोला था आर्टिकल 368 इज, बहुत ही सुंदर राइटिंग, लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ लो कि नहीं समझ लो बाबा? ओके. गोलकनाथ जजमेंट ने एक और बात बोली थी. उन्होंने बोला था आर्टिकल 368 ओनली प्रोवाइड्स प्रोसीजर. बेटा तुम ना सुप्रीम कोर्ट जाके ये लाइन बोल दो, दुनिया की कोई ताकत ये विश्वास नहीं करेगी कि तुम लोग लॉयर्स नहीं हो. ओके, आर्टिकल 368 ओनली प्रोवाइड्स प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. इट डज नॉट प्रोवाइड पावर ऑफ अमेंडमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये दो बातें गोलकनाथ जजमेंट से आई थी, 1 and 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो गोलकनाथ जजमेंट का बेसिस था कि आर्टिकल 368 केवल प्रोसीजर बता रहा है, पावर ऑफ अमेंडमेंट 368 में से नहीं आता, यूनियन लिस्ट में से आता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी कि 7 शेड्यूल से आता है. ये एक अलग ही इनका थॉट प्रोसेस था. अगर तुम्हें यहां से ध्यान से देखोगे तो 24th अमेंडमेंट ने इसको क्लियर किया था. ओके, अब मैं तुमको टॉपर बनाना चाहता हूं, मैं चाह के नहीं रोक पाता अपने आप को, जबकि तुम में से ज्यादातर लोगों के भेजे में कभी जाएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूं. I want this to be understood. It is therefore considered necessary to provide expressly that the Parliament has power to amend any provision, which includes within the scope of amending power. In other words, जो बोला गया था ये यहाँ पर क्लियर था that Article 368 provides for amendment of the Constitution as well as procedure. Therefore, ये जो clarification की जरूरत इसलिए पड़ गई थी because गोलकनाथ जजमेंट ने बोला था ये केवल प्रोसीजर बता रहा है, ये पावर नहीं बता रहा. बात समझ में आ रहा है या नहीं? कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं सबको तो नहीं टॉपर बना दूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? सो ये तीन चीजें यहां से उठी थी. 24th अमेंडमेंट तो मैं तुम्हें बता ही चुका था, इसने आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड कर दिया था. और वो पुरानी दास्तां जो फिर याद आ गई, ये वो पुराना सवाल जो दोबारा आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया? सो इन तीन क्वेश्चंस का जवाब देना था केशवानंद भारती केस को. केशवानंद भारती केस अपने आप में एक बहुत यूनियन केस था. 13 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाया गया, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है. इतना बड़ा बेंच आज तक नहीं बना. उस टाइम पर चीफ जस्टिस सीकरी ने इसको हेड किया था, और ऐसा शायद ही कोई लॉयर है ऑफ द यस्टर ईयर्स जो कि हमारे गॉड्स माने जाते हैं, जिन्होंने शायद इसमें आर्गुमेंट ना किया हो. वेदर इट इंक्लूड्स मिस्टर राम जेठमलानी, वेदर इंक्लूड्स ग्रेट नानी पालकीवाला साहब और फलीना रिमन साहब, यू नेम इट. ओके, एवरीवन हु इज एवरीवन इन टर्म्स ऑफ लॉ, उन्होंने ये कंटिन्यूस आर्गुमेंट किया था. इट वाज आर्ग्यूड डे टू डे, और रोज के न्यूज़पेपर में यही सवाल था कि क्या हो रहा है इन द केशवानंद भारती केस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये लैंडमार्क जजमेंट हो गया. और इस तरह से एक्चुअली केशवानंद भारती का नाम था हिज होलीनेस केशवानंद भारती. ये शंकराचार्य थे. ओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और एक लॉ पास हुआ था विच वाज द केरला लैंड रिफॉर्म्स बिल, और इस केरला लैंड रिफॉर्म्स बिल को चैलेंज किया गया था इन दिस पार्ट. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हमारे पास गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को चैलेंज किया गया था. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तुम्हें गोलकनाथ को भी बता देता हूं. द डाउट्स ऑफ द माइनॉरिटी जजेस, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें याद आ गया होगा, मैंने तुम्हें जस्टिस हिदायतुल्लाह का नाम दिया. इन सज्जन सिंह केस एज टू द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन इन शंकरी प्रसाद केस, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, वर रेज्ड बिफोर अ बेंच ऑफ 11 जजेस इन गोलकनाथ केस, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया. इन विच द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट एंड 17 अमेंडमेंट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट in Shankari Prasad, 17th Amendment in Sajjan Singh case were challenged. 6-5 ratio may decide. Validity of the first and 17th Amendment had no power to amend any of the provisions in Part 3 so as to take away or abridge the fundamental rights enshrined herein. Are you understanding this or not? सबको समझ, तो तुम्हें मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो कि इस टाइम पर जजेस या सीनियर लॉयर्स पढ़ रहे. So I'm giving you exactly on this part. To get over the decision of Supreme Court in Golaknath's case that Constitution 24th Amendment was passed in 1971, जिसमें 13 और 368 को अमेंड किया था मैडम इंदिरा गांधी ने. 13 में आर्टिकल सब क्लॉज 4 आया था, जिसमें बोला था नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368. मैंने तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ाए. उसी तरह से आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया और उसमें डाला गया नॉटविथस्टैंडिंग. इसमें पहले डाला गया नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट इन दिस आर्टिकल, और फिर इसमें एक वर्ड यूज किया था नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन
variation or repeal any provision in accordance with the procedure or made it obligatory rather than discretionary for the president to give his assent to any bill duly passed under this article. तो तुम्हें मैंने इतना सिंप्लीफाई करके, लेकिन I did not lose one comma. मैंने तुम्हें exact words पढ़ाए. Are you understanding? Not a single word missed. So there is a difference between making things simple. I don't want to make things easy. मैं ट्रिवियलाइज नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, चाहे मुझे उसके लिए तुम्हारे लिए गाना गाना पड़े, चाहे जोक सुनाना पड़े. Are you understand? But I will not miss out on the technicalities of the subject. बात सबको समझ में आई या नहीं है? Everyone has understood. And this brings us to the largest case ever, that is Keshavananda Bharti versus State of Kerala, decided on 24th April 1973. ये तारीख याद रख लो, because इसी दिन आया था केशवानंद भारती का केस का जजमेंट, और इसी दिन आए थे सचिन तेंदुलकर साहब का बर्थडे भी है. Are you understanding? It was headed by Chief Justice of India, Chief Justice Sikri, and a 13-judge bench hearing this matter. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ा या नहीं? So पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए दो मेन कैरेक्टर्स और दो मेन ह्यूज कैरेक्टर्स. First of this, Keshavananda Bharti case is hailed as a case that saved democracy. His Holiness Keshavananda Bharti, the leader of a mutt in Kerala, challenged the Constitution 29th Amendment, which placed the Land Reforms Act into 9th schedule on the grounds that it violated Article 13. तो ये थे केशवानंद भारती, जिनकी वजह से ये केस केशवानंद भारती केस कहलाया. और फिर प्लीज से अ बिग थैंक्स टू द ग्रेटेस्ट लॉयर दैट इंडिया हैज सीन, द इंडोमिटेबल नानी पालकीवाला. जितने भी केसेस अभी तक हमने आमतौर पर नाम लिए, चाहे वो सज्जन सिंह केस हो, चाहे केशवानंद भारती केस हो, चाहे बाद में मिनर्वा मिल्स केस हो, was because of this great man called as नानी पालकीवाला. अगर ये ना होते तो शायद ही हमको ये सब पढ़ने को मिलता. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So ये क्वेश्चन समझने से पहले हमको you have to really come down to the basics. Basics ये कि अगर मैं प्रैक्टिकली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 पढ़ूं तो इसका कोई इजी आंसर नहीं है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. बिकॉज अगर आप आर्टिकल 13 भी देखोगे तो उसमें लिखा है यू कैन नॉट टच आर्टिकल 13, और 368 में भी लिखा है तो उसमें लिखा है यू कैन टच एनी आर्टिकल. तो अगर मैं प्योर इंग्लिश की लड़ाई करूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. ऐसे टाइम पर एक मिडल वे निकालना जरूरी पड़ गया. मेरी बात ध्यान से सुनो. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन. ये सब लिखते चले जाना. It is not expressly written anywhere in the constitution. तो मैं तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देता हूं और उसको छान मारो तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा with written of basic structure. The word basic structure पहली बार इन्वेंट हुआ था in the गोलकनाथ जजमेंट. गोलकनाथ जजमेंट में पहली बार ये शब्द का प्रयोग हुआ था in one of the arguments. लेकिन इसको फॉर्मली एंश्योर किया था, फॉर्मली ये फेमस हुआ था in the basic structure doctrine of केशवानंद भारती केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, पहले मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो इस केस का मुद्दा क्या है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ओके, गेट वेरी इंटेलिजेंट. मुझे थोड़ा तुम्हें समझाना जरूरी है. मुझे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है. क्या बात कर रहे हो सर? यस, मुझे इस बात से डर है कि कोई हमारे देश में अनलिमिटेड ना हो जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अनलिमिटेड हो गया ना तो डेमोक्रेसी चोले गाछी हो जाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सवाल ये पैदा होता है कि मैं आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड नहीं बनाने दे सकता. ये बात एक्सेप्टेड है? से यस और नो? हाँ सर, हमें आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड नहीं रहने देना है. यस सर. कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखूंगा तो मेरे को गोलकनाथ जजमेंट दिखाई देती है, और गोलकनाथ जजमेंट बोलती है कि यार इसको है ना अनलिमिटेड से लिमिटेड करने का काम करेगा फंडामेंटल राइट्स. इसको लिमिटेड कौन करेगा? फंडामेंटल राइट्स. यानी कि 13 को 368 से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Everyone has understood this part for now. लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में वर्ड लिखा है एनी पार्ट. दे कैन अमेंड एनी पार्ट. अब सर मुसीबत हो गई है आपके सर पे. क्या हो गई मुसीबत? आप इसको अनलिमिटेड भी नहीं छोड़ सकते और आप 13 को 368 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते. दोनों जगह पर हो गया स्यापा. तो अब आपको निकालना पड़ेगा कोई रास्ता. आपको कोई रास्ता इन्वेंट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? आपको कोई वे इन्वेंट करना पड़ेगा जो कि इससे अलग हो और इसको लिमिटेड कर दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इस इन्वेंशन को जो जुडिशरी ने किया
इस इन्वेंशन को, इस जुडिशियल इन्वेंशन को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेटा इतने ध्यान से तुमको क्या, मुझे किसी ने पढ़ा दिया होता ना जब मैं तुम्हारी उम्र का होता, तो अब तक मैं रशिया का प्रेसिडेंट होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये एक इन्वेंशन थी, ये कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं पढ़ा हुआ नहीं है। दिस वॉज एन इन्वेंशन। सो इसको समझने की कोशिश करो। सो मान के तुम मेरी टाइम मशीन में बैठोगे? हाँ सर, पेट्रोल का पैसा मेरा, ओके सर। तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। तो अभी कौन सा साल चल रहा है सर? अब चल रहा है 2022। मैं तुम्हें कहां पढ़ा रहा हूं सर? मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पे। तुम किस पे बैठे हुए हो सर? हम बैठे हुए लैपटॉप पे या मोबाइल पे, या फिर हम लोग अपने डेस्कटॉप पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और घर पे एसी चल रहा है सर, सामने सर कैपुचिनो पड़ा है, एसी चल रहा है, बिंदास पढ़ रहे हैं। ओए होए, मजा हो गई सर, लॉटरी होगी। ओके, मैं थोड़ा पहले चलते हैं। ओके, तो मैं तुम्हें चल रहा हूँ 1522 में। ओ 4 साल के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होने वाला है। हद हो गई सर, हिस्ट्री देखिए मेरी कितनी स्ट्रांग है। आई अंडरस्टैंड। सो मैं तुम्हें 1522 में पढ़ा रहा हूँ, वही सिद्धार्थ, वही तुम, वही सब कुछ। ओके, लेकिन अब मैं तुम्हें किस में पढ़ाऊंगा सर? अब ना मैं ऐसे लकड़ी का एक फाटा लूंगा, ओके, और कोयले का टुकड़ा लूंगा और कोयले से ऐसे लिखकर पढ़ूंगा, नालायकों पढ़ लो। ओके, प्लीज रिवाइज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सर 1522 में कैसा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाने का? मेरी मर्जी, में जब मर्जी पढ़ाऊं। अच्छा ओके, तो तुम लोग कहाँ बैठोगे? तुम भी ऐसे लकड़ी के फट्टों पे गर्मी में बैठ के पढ़ना। ओके, एसी नहीं चलने वाला। ओके, ये देखो बैठा हुआ है। ओके, कौन बैठा? मृदुल बैठा हुआ है, रिद्धि बैठी हुई है, स्नेहा बैठी हुई है, हिमांशी बैठी हुई है, नीरज बैठा हुआ है। बैठो गर्मी में। हद हो गई, सबको समझ में आ गया। आर यू अंडरस्टैंड? और पहले लेकर जाता हूँ। ओके, 522 में। ओह सर, ये तो बहुत ही पहले चले गए। अब मैं तुमको पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ूंगा, मैं पेड़ की ठंडी छांव में बैठ के पढ़ूंगा। गुरुजी बैठे हुए हैं और तुम जमीन पे बैठो नलायकों। अच्छा, हद हो गई सर, अब हम घर जमीन पे बैठेंगे? हाँ, धूप में बैठ के पढ़ो। ओके, और मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ? 3022, 1000 साल आगे। अब मैं क्या पढ़ूंगा? अब मैं तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ूंगा। इधर इशारा करूंगा और तुमको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तुम कहाँ बैठोगे? तुम ना ऐसा कुछ तो इलॉन मस्क बनाएगा तुम्हारे लिए, चेंबर वेम्बर, उसके अंदर बैठ के पढ़ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको सुनना है सर? कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे मैं तुम्हें पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाऊं, ओके, वक्त के साथ ये बदल जाएगा। फिर मैं तुम्हें लकड़ी के फट्टों में बैठ के पढ़ाऊं, वक्त के साथ ये भी बदल जाएगा। फिर वक्त के साथ ये भी बदल जाएगा। ये सब बदल सकता है, लेकिन एसेंशियली, बेसिकली एक चीज नहीं बदल सकती। क्या? कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो कि नहीं? एसेंशियली, एसेंशियली हमारे बीच में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है सर? कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? वैसे ही मेरा बच्चा, वैसे ही मेरा बच्चा, एसेंशियली इंडिया एक आइडिया है, एक सपना है। इंडिया का एक आइडिया है, कुछ भी बदल दो है। आर्टिकल 368 बोलता है हम कुछ भी बदल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम अनलिमिटेड हो? हाँ, हम कुछ भी बदल सकते हैं। तो कल तुम इंडिया का नाम बदल के अमेरिका रख सकते हो, कल तुम तिरंगे का रंग बदल सकते हो, कल तुम इंडिया का एसेंशियल फीचर्स बदल सकते हो, तुम डेमोक्रेसी बदल सकते हो, तुम रिपब्लिक बदल सकते हो, तुम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो, तुम ये बात बदल सकते हो कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, तुम ये बात बदल सकते हो कि हमारे यहां पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। तुम ये भी बदल सकते हो। तो कल तो तुम कुछ भी बदल सकते हो। नहीं नहीं, हम ये नहीं बदल सकते। नहीं नहीं, तुम तो कुछ भी बदल सकते हो, तुम तो अनलिमिटेड हो ना। तुम कल कुछ भी बदल दो, इंडिया का नाम बदल दो, चाइना रख दो। नहीं नहीं सर, ये नहीं बदल सकते। जो तुम नहीं बदल सकते वो है एसेंशियली द आइडिया ऑफ इंडिया। जो तुम नहीं बदल सकते वो है द वेरी फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो तुम नहीं बदल सकते वो है द वेरी विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया। जो तुम नहीं बदल सकते उसको हम नाम देंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तुम बाकी सब बदल सकते हो, तुम वेरी बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते। सबको समझ में आया या नहीं?
सर सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? Everyone has understood. सबको समझ में आया? सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, इसका एग्जाम्पल्स दिए गए। सो ऑन द डेट ऑफ 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती की जजमेंट आई, 7 जजेस आउट ऑफ 6 जजेस ने बोला, एक एक एग्जाम्पल दिया। किसी ने एग्जाम्पल दिया डेमोक्रेसी, किसी ने एग्जाम्पल दिया रिपब्लिक, किसी ने बोला सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने जुडिशियल रिव्यू, किसी ने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और बोला कि ये एक आइडिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और हम उसके एग्जाम्पल्स दे रहे। हम ये फैसला करते हैं कि आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 से ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। गोलकनाथ जजमेंट गलत है, वी ओवर रूल इट, लेकिन हम ये भी फैसला करते हैं कि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि आर्टिकल 368 लिमिट फंडामेंटल राइट से नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर से होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यानी कि मेरे प्यारे आर्टिकल 368, मेरे प्यारे आर्टिकल 368, तुम कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, बट तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं वायोलेट कर सकते, नहीं अब्रिज कर सकते, नहीं कॉन्ट्रावीन कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर मेरा दिल खुश हो गया। इसका मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 368 को लिमिट कर दिया, और क्या बचा लिया? सेव्ड डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर सबको समझ आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत अच्छा लगा। सो याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी एक्सप्रेसली नहीं लिखा गया, इट इज एन आइडिया। तो मैंने माइलॉर्ड्स को पूछा, मैंने कहा माइलॉर्ड्स ये आइडिया है कहां? तो माइलॉर्ड्स ने बोला, सिद्धार्थ ये आइडिया है ना माइंड ऑफ द जजेस में। मैंने कहा किसके माइंड में? बोले जज के माइंड में। ये एक आइडिया है, ऑन अ केस टू केस बेसिस, ऑन अ केस टू केस बेसिस जज साहब डिसाइड करेंगे कि क्या तुम्हारी अमेंडमेंट, ऑर्डर, लेजिस्लेशन, एक्शन एक्सेट्रा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ नहीं है तो हम बोलेंगे फिर तो ये वैलिड है, और अगर ये खिलाफ हुआ, अगर मेरा दिल टूटा, तो हम डिक्लेयर करेंगे इसको नल एंड वॉइड। मैंने कहा माय लॉर्ड एक प्रॉब्लम है, अगर ये कहीं लिखा नहीं है तो आज आपने 6 एग्जाम्पल दिए, कल आप एक और दे सकते हो, फिर एक और दे सकते हो, ये तो माइंड ऑफ द जज है ना। माय लॉर्ड्स ने बोला बिल्कुल सही बात है, दिस इज नॉट ओनली एन आइडिया, इट इज एन इवॉल्विंग आइडिया। कल हमें जो लगेगा कि वो हमारा एसेंशियल फीचर है, हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में ऐड कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने माइलॉर्ड्स को बोला, मैंने कहा माइलॉर्ड्स ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? ओके, लॉ हैज टू बी रिटन इन क्लियर, और आपने बोल दिया है कि ये लॉ हैज टू बी रिटन इन क्लियर की जगह आपने इसको आइडिया बोल दिया है। आइडिया तो मेरे मन में कुछ भी आता है। तो माइलॉर्ड्स ने बोला, सिद्धार्थ ये हमने अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ये हमने अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हम आर्टिकल 368 को लिमिटेड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्लियामेंट ना बेटा कल डिक्टेटोरियल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये हमने अपने सर पे जिम्मेदारी खुद ली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर चलो खुश हुए, खुश करके हुए बेटा। मैडम इंदिरा गांधी को बड़ा गुस्सा आया। मैडम इंदिरा गांधी ने मेरे को बोला, सिद्धार्थ तूने अभी अभी क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने कहा मैडम मैंने क्या पढ़ा दिया, गलती कर दी? बोले ना, तूने बोला था लॉ हैज टू बी रिटन, लॉ हैज टू बी क्लियर, लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, लॉ कैन नॉट बी एम्बिगुअस। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैंने कहा हाँ मैडम पढ़ाया तो था मैंने। ओके,
यानी कि लॉ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉ सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ मैडम को गलत पढ़ा दिया क्या? ने बोला गलत क्या पढ़ा दिया है? जब तक मैं जीत रही थी, जब तुम जीत रहे थे तो तुम बोल रहे थे लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर, लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर, 13 के लो, 368 के लिए करो। अब जब मेरा 368 जीत रहा था, तुमने एक नया आइडिया निकाला। तुमने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से मेरे को हराएंगे। एक आइडिया है, इवॉल्विंग आइडिया है, वो आर्बिट्ररी नहीं होता सिद्धार्थ। मैंने कहा मैडम मुझे क्यों डांट रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया, जुडिशियल इनोवेशन किया, बचा लिया ना, आप तो डिक्टेटोरियल हो जाते। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी। मैंने कहा मैडम गुस्से में, तो मैडम गुस्से में आई और थोड़े सालों के बाद 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अरे बाप रे बाप, 25 जून 1975 की रात को इंडिया में इमरजेंसी लग गई और सारे के सारे ज्यादातर ऑपोजिशन मेंबर्स को उठाकर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान जब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ही नहीं था तो फिर क्या चिंता, फिर क्या, मैडम ने पास किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं बिकॉज इसने करीब करीब हर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को इन्होंने अमेंड कर दिया। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है ना, इन्होंने आर्टिकल 368 को 2 सब क्लॉजेस एक्स्ट्रा दिए। कौन से 2 सब क्लॉजेस? आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 सब क्लॉज 5। ये कहां से आए सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। इसमें क्या था? थोड़ा दिल पकड़ के बैठिए क्योंकि कुछ सुनने को मिलने वाला है। मैडम ने इंतहा कर दी। 368 4 एंड 5 में मैडम ने बोला ध्यान से सुनना बेटा, घबराना मत, ओके, nothing from now onwards, no amendment made by the parliament shall be challenged in any court of law। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं लिख सकता, ऐसा ही लिखा गया बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? नो अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, फुल स्टॉप। चलेगा छे, चलो सर, डेमोक्रेसी बैग पैक करो, घर से निकलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस वाज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, सो टू से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये आपने सर दिल तोड़ दिया सर। तो अगर 24th अमेंडमेंट 1971 वाज द चैलेंज टू डेमोक्रेसी, दिस वाज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। और अब कृपा करके थैंक यू बोलो टू ग्रेट नानी पालकीवाला साहब। अब आए द ग्रेट नानी पालकीवाला साहब, और नानी पालकीवाला साहब ने द ग्रेटेस्ट लॉयर, ही इज द गॉड्स ऑफ लॉयर्स। आज तक ऐसा वकील पैदा नहीं हुआ। एट वन टाइम द रिचेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड, नानी पालकीवाला साहब ने चैलेंज किया, और वो चैलेंज था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा जाता है द ग्रेट नानी पालकीवाला साहब ने 8 घंटे आर्गुमेंट किया था, और उनकी बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थी। कैन यू बिलीव दिस पार्ट? और तब हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जिनके सुपुत्र जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में है, एंड वेरी सून ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के सामने जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो आर्टिकल 368 4 सब क्लॉज 5 का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था? 368 4 एंड 5 एक्चुअली लेकर क्या जा रहा है सर? एक्चुअली वो लेकर जा रहा है जुडिशियल रिव्यू। हाँ सर, और जुडिशियल रिव्यू को केशवानंदा भारती केस ने क्या बोला है? तो जुडिशियल रिव्यू को केशवानंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट माना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो द ग्रेट नानी पालकीवाला ने कोर्ट को सैटिस्फाई किया कि माय लॉर्ड, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 जुडिशियल रिव्यू को वायोलेट कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट which violates, abridges, contravenes anything in basic structure of the constitution should be held as null and void. And my lords ने बोला yes, you are absolutely correct, and 4-1 majority से मिनर्वा मिल्स केस ने आर्टिकल 368 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 को स्ट्राइक डाउन किया on the ground that these clauses destroyed the essential feature of the basic structure of the constitution. Voila! Are you understanding this or not? और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई मिनर्वा मिल्स केस से, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। क्या लाइन? एवरीथिंग इन इंडिया is under judicial review. Are you understanding this or not?
So this great line which said everything in India is under judicial review came from Minerva Mills case. So say a silent thanks to great Nani Palkhiwala and the greatest lawyers who fought their war so that they upheld the essential features of our constitution. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one. और इसी वजह से केशवानंद भारती केस को बोला जाता है the case that gave birth to basic structure doctrine. और मिनर्वा मिल्स को बोला जाता है the case that evolved basic structure doctrine. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है क्या? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So judicial review को बोल दिया गया as the most important part. मिनर्वा मिल्स केस 1980. Everything in India is under judicial review. सबको समझ में आ गया या नहीं? बहुत ही खतरनाक बात सर. इससे last part. Okay, so I'll just take 5 more minutes and I'll explain this ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए. एक चीज रह गई है सर आपकी नजरों से ना छूट गई है. क्या सर? जब सब लोग लड़ रहे थे 13 से 368 से 13 से 368 से, एक भाई साहब बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे थे. वो भाई साहब थे 9th शेड्यूल. उसको किसी ने देखा ही नहीं. अरे हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंड? उसको किसी ने देखा ही नहीं. पार्लियामेंट ने जब नेहरू जी ने 9th शेड्यूल बनाया था तो उसमें 4 लॉज डाले थे, फिर वो 7 हो गए थे. बाय द टाइम 2006 आया, इसमें मोर देन 270 लॉज थे. क्या बात कर रहे हो? पार्लियामेंट बोला तुम लोग नादान परिंदों लड़ते रहो. 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 368 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 13 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 368. हम सारे लॉज उठा के 9th शेड्यूल में डालते चले जाएंगे और हम बिंदास ऐश कर रहे, तुम उल्टा लड़ते रहो कोर्टों में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट सर? लेकिन हर एक चीज की बारी आती है और 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया गया इन द ह्यूज केस ऑफ IR कोएलो केस of the year 2007. IR Coelho case of 2007 was a challenge to the 9th schedule. इस शेड्यूल को समझने के लिए थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन ये था कि क्या 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉ डाला गया, मैंने क्या बोला? 9th शेड्यूल से एक्चुअली लेकर क्या जा रहे हो सर? सर 9th शेड्यूल में एक्चुअली जो आप लेकर जा रहे हो वो लेकर जा रहे हो जुडिशियल रिव्यू. यस और नो? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या 9th शेड्यूल में ब्लैंकेट इम्यूनिटी है? ब्लैंकेट इम्यूनिटी है कि भैया कोई भी लॉ डालो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. 2006-2007 का ये केस था IR कोएलो केस. और IR कोएलो केस ने 2006-2007 में एक बहुत ही सॉलिड जजमेंट दी. इसको समझने के लिए मुझे तुम्हारे से 2 मिनट चाहिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सुप्रीम कोर्ट ने एक कट ऑफ डेट बनाई और वो कट ऑफ डेट थी 24 अप्रैल 1973. सर डेट का क्या वैल्यू है बेटा? ये वही दिन है जिस दिन केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई. हाँ, ये वही डेट है जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया या फिर डॉक्ट्राइन इन्वेंट किया गया. ये सुनो, ध्यान से सुनना. अब कुछ लॉज थे जो 9th शेड्यूल में, ये 9th शेड्यूल समझ लो, कुछ लॉज थे जो 9th शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 से पहले डाले गए. हाँ, और कुछ ऐसे लॉज थे जो 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए. Everyone agrees to this or not? Everyone agrees to this or not? Yes or no? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको अलग से ट्रीट किया जाए और इनको अलग से ट्रीट किया जाए. मैंने कहा माय लॉर्ड ऐसा क्यों? तो माय लॉर्ड ने बोला सिद्धार्थ ध्यान से सुन, ये है मिस्टर जुडिशियल रिव्यू. इसका नाम क्या है? जुडिशियल रिव्यू. 24 अप्रैल 1973 से पहले जुडिशियल रिव्यू क्या था? सर क्या था? आर्टिकल 13 का पार्ट था. Everyone agrees to this or not? Yes sir, आर्टिकल 13 का पार्ट था. yes or no? और आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 से कमजोर पाया गया. yes or no? yes sir, आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है. तो पार्लियामेंट को बोला गया कि भाई क्योंकि तुम्हारा आर्टिकल 368 स्ट्रॉन्गर है इसीलिए तुम आर्टिकल 13 यानी कि जुडिशियल रिव्यू को खा सकते हो, जीरो कर सकते हो. दैट इज वाई लॉज जो कि 24 अप्रैल 1973 से पहले डाले गए थे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू को रोक सकती है. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर एकदम समझ आ गया. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद ये जो मिस्टर जुडिशियल रिव्यू है ना, ये बड़ा आदमी बन गया.
क्या हो गया सर? सर इसका तो बड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। यस, ये देखो ये कौन हो गया है सर? ये कौन हो गया है बेटा? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? और 368 कुछ भी करे लेकिन वो इसको टच नहीं कर सकता, और अगर इसको वो टच नहीं कर सकता तो एनी लॉ विच वाज पुट आफ्टर 24th April 1973 उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं रोक सकता। जुडिशियल रिव्यू विल बी अलाउड ऑन दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जितने भी लॉज 24th April 1973 के बाद है उन लॉज पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकता है। सर मजेदार बात मालूम है क्या है? ये जजमेंट आई 2006-2007 में, लेकिन ये अप्लाई हुई है 1973 में, यानी कि टू एन इवेंट इन द पास्ट। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बात समझ में आई या? थैंकफुली 1980 के बाद और कुछ नहीं हुआ मैडम इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में, एंड दैट इज व्हाई हमारा एंड हुआ ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ? सबको समझ में आया? सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट। आई होप तुमको ये सब समझ में आ गया है। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस कंप्लीटली एंड एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो। कल हम स्टार्ट करेंगे डीपीएसपीज। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।